नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती है, जो एसेंशियल, जो कंपल्सरी है। हमने स्टार्ट किया था हमारे लोन से, राइट? वी स्टार्टेड विथ आवर लोन कि लोन कौन-सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट? उसमें हमने डिटेल्स देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इमरजेंसी फंड की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना होना चाहिए, राइट? और वो क्यों होना चाहिए, राइट? ये 2 दूसरी चीज़ देखी थी। थर्ड चीज़ हमने देखी थी कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन-सा लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या है, एलआईसी क्या है, राइट? क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये भी हमने सब देखा था। अगर किसी ने देखा नहीं है तो पीछे जाके ज़रूर देख सकते हैं। बाद में हमने इन्वेस्टमेंट में देखा था कि कौन से इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। उसमें भी हमने देखा था कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के कौन से तरीके हैं। तो एक था म्यूचुअल फंड और दूसरा था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? जो डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड में भी हमने देखा था पर्टिकुलरली जो पैसिव फंड्स हैं, जो इंडेक्स फंड्स हैं, उनमें हमें इन्वेस्ट करना है, राइट? दोज़ आर कॉल्ड एज़ इंडेक्स फंड्स, राइट? सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ, राइट? सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरी चीज़ चाहिए हमें दैट इज़ कॉल्ड एज़ डीमैट अकाउंट। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसका मतलब नहीं है कि आपको उसमें ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए ही है वो। ट्रेडिंग के थ्रू आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। वन एंड द सेम थिंग, मतलब अगर आपने जल्दी खरीद के बेच दिया तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग, और आपने खरीद के रख दिया है तो दैट विल कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट, राइट? सो ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जो हमको, जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो देते हैं। डिमैट अकाउंट ये सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास होता है, जहाँ पर आपका शेयर फिजिकल फॉर्म में ना रहते हुए डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। तो डीमटेरियलाइज्ड शॉर्ट फॉर्म इज डीमैट अकाउंट, राइट? सो ये बेसिक प्रोसीजर है। आज बहुत सारे जो बैंक्स है वो भी सब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो आज के दिन हम देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक फॉर एन इन्वेस्टमेंट, राइट? ये चीज हम देखेंगे, बेसिक चीज होंगी दोस्तों, लेकिन आपको इसमें बहुत हेल्प होगा। ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है दोस्तों, जरूर पढ़ लेना। मेरा कोई सेबी पे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं मैं, राइट? सो सबसे पहले हमें क्या देखना है किसी भी शेयर में, तो उसके फंडामेंटल टर्म्स देखना है। हम अभी बात केवल इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग के लिए किसी प्रकार की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, राइट? सो जो भी बात कर रहे हैं हम केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स हमें देखनी पड़ेंगे सबसे पहले, राइट? ये टेक्निकल हम बाद में देखेंगे, हम बेसिक चीज देखते हैं। सपोज कोई एक चाय वाला है, राइट? इफ देर इज सम चाय वाला गाय, और वो क्या करता है दोस्तों? सो दिन का ले लेता है। सो चाय वाला का प्रोसीजर क्या है दोस्तों? सिंपल प्रोसेस है। सुबह सब कच्चा माल लाएंगे, राइट? कच्चा माल लाएंगे, उसका चाय बनाएंगे। कच्चा माल में क्या क्या लाएंगे दोस्तों? देखो अभी वो दूध आएगा, शक्कर आएंगी, राइट? बाद में चाय पत्ती आएंगी, अदरक वगैरह जो भी है, राइट? सो ये सब वो सुबह लाएगा, दिन भर चाय बना बना के बेचेगा, और आखिर में, दिन के आखिर में उसका प्रॉफिट निकालेगा। सपोज 100 रुपए उसको लग रहे हैं दिन में ये सब काम करने के लिए। 100 रुपए में सब कुछ आ गया, उसका दुकान का भाड़ा या फिर दुकान का जो भी टैक्सेस वगैरह लग रहे होंगे, जो भी उसने हेल्पर रखा होगा या फिर कच्चा माल का, सपोज ये सब कुछ 100 रुपीज में सब हो गया है, राइट? आउट ऑफ 100 रुपीज, अब उसके पास 100 रुपीज नहीं है तो वो क्या करेगा? दो तरीके से कैपिटल रेज करेगा, राइट? अभी हम टेक्निकल टर्म में बात कर रहे हैं, कैपिटल रेज करना है। कैपिटल रेज करने के दो तरीके हैं, एक तो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या डेट, डेट या फिर बॉन्ड, राइट? दोनों तरीके से कर सकता है। सो आईपीओ के सपोज अभी, अच्छा 100 रुपए में वो खुद के भी कुछ पैसे लगाएगा ना। सपोज उसने 55 रुपीज ऑलरेडी इसमें लगा दिए हैं, उसके और बाकी जो 45 रुपीज लगेंगे वो उसने आईपीओ के थ्रू लिए, राइट? अभी डेट लिया कि उसने? डेट बिल्कुल भी नहीं लिया है, जीरो। अभी डेट उसके पास जीरो है। सो आईपीओ के थ्रू क्या किया? 45 रुपीज उसने 45 रुपीज जनरेट किए। कैसे जनरेट किए? तो आप लोगों को बोला कि मेरे ऐसे ऐसी दुकान है, चाय की दुकान है, मैं चाय बना के बेचता हूँ, इतना इतना प्रॉफिट वगैरह जो भी बता दिया। वो बोल रहा है कि 55 रुपीज में डाल रहा हूँ, मतलब 55% शेयर उसके पास रहेंगे, और 45%, 45 रुपीज लेके उसने 45 रुपीज के आपको वो शेयर दे दिए। वो शेयर आपके कहाँ पर चले गए? डीमेट अकाउंट, राइट? अभी ये डीमेट अकाउंट में चले गए। अभी उसके पास पैसा कितना आ गया टोटल? 100 रुपीज आ गया। उसमें से मालिक कितना है? वो 55%। अगर 50% के, उसके 50% से ज्यादा होने के कारण वो
बाय डिफॉल्ट प्रोमोटर बन जाता है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं कि 50% ही चाहिए, 50% से कम भी आपके पास शेयर है तो आप प्रोमोटर बन सकते हो। वो टेक्निकल क्लॉजेस हम बाद में देखेंगे, राइट? सो अभी मुझे बताइए, उसके पास अभी ये 100 रुपए उसने इन्वेस्ट किया, राइट, एक दिन के लिए। रात में क्या किया, 120 रुपए कमाए, टोटल जो भी बिजनेस वगैरह करके खर्चा वगैरह निकाल के 120 रुपए कमाए। सुबह इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज, रात में आगे 120 रुपए। सो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं इसे बोलूँ, इक्विटी मतलब क्या, जो शेयर्स है, टोटल शेयर्स पे कितना रिटर्न मिला है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी बिकम्स 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये परसेंट में हो गया, बरोबर। सो दिस बिकम्स आरओई इक्वल्स टू, आरओई कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। सो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा 20% रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी इसने कुछ उधारी लिया था क्या, तो नहीं, इसका जीरो था, राइट, सो दैट वाज जीरो, राइट। सो हम टेक्निकल देख लेते क्या है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी मेजर्स कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिवीलिंग इट्स हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट्स विद द मनी शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड, जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट किया है उसका पैसा, राइट। अभी सपोज एवरेज इन्फ्लेशन कितना है दोस्तों, 6%, राइट। अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे ज्यादा अपने को कमा के देना पड़ेगा, राइट। और 5% क्या है ग्रोथ के लिए, 5% की ग्रोथ हमें लेनी पड़ेगी, राइट। सो 6 and 5 बिकम्स 11%, राइट। ये कब, जब हमने उधारी नहीं ली है, तभी आप क्या रख कर पाओगे, जीरो पे रख पाओगे, राइट। 6% तो इन्फ्लेशन खा जाएगा और 5% ग्रोथ के लिए। अगर आपने पैसा उधारी पे लिया है सपोज, राइट, अभी यहाँ पर तो हमने चाय वाले ने कुछ उधारी लिया था कि उधारी का पैसा नहीं था, राइट। लेकिन अगर पैसा अगर उधारी पे लेंगे तो उसका कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा ना, राइट। सपोज अगर उसने बैच पे पैसा लिया है, अभी नॉर्मल अगर 12.5% पे उसको लोन मिला है, बिजनेस लोन। सो टोटल हमारा हो जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, हमें कितना चाहिए, मिनिमम 23.5, तब जाके हम कुछ पैसा जीरो पे रहेंगे, इस पे पैसा बनाएंगे नहीं, राइट। पैसा कब बनाएंगे, जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी मोर देन 23.5% से ज्यादा रहेंगी, तब बना पाएंगे। सो रिटर्न ऑन, अगर हम, चलो अभी बड़ी कंपनी है सपोज, तो बड़ी कंपनी को क्या होता है, बड़ी कंपनी बार्गेन करता है बैंक के साथ, और ये जो द रेट एट विच दे गेट मनी वो कम रहेगा, क्योंकि बड़ी कंपनी, बड़ी बैंक को भी पैसा बनाना रहता है, तो वो कम सस्ते लोन में, कम इंटरेस्ट लोन में सस्ते पे पैसा देती है बड़े कंपनियों को, राइट। सो अगर हम इसको एवरेज भी पकड़े तो हमें कम से कम रिटर्न ऑन इक्विटी कितना चाहिए, 20%। सो दोस्तों देश में टोटल 7,000 लिस्टेड कंपनियां है, और मेरे हिसाब से 300 भी कंपनियां नहीं होंगी जो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% दे रही है कंसिस्टेंटली, राइट। हमें एक बार देने वाली कंपनी चाहिए क्या, चलो ये चाय वाला आज के दिन बना के दे दिया, लेकिन ये रोज बना के दे सकता है क्या, सो नहीं, राइट। अगर रोज बना के दे रहा है, कंसिस्टेंटली बना के दे रहा है, तो वेल एंड गुड। तो हमें ऐसा बिजनेस चाहिए जो कंसिस्टेंटली ये रिटर्न ऑन इक्विटी 20 मोर देन 20% बना के दे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम कितना चाहिए, 20%, राइट। अगेन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हो सके तो एवरेज 10 साल का लो, 5 साल का भी मैं तो बोलता हूँ मत लो, 10 साल का लो, हैव एवरेज ऑफ 10 years, पिछले 10 साल में एवरेज कितना रिटर्न ऑन इक्विटी बना है। 10 साल का क्यों दोस्तों, तो 10 साल में जो भी वेरिएशन आना रहता है किसी बिजनेस साइकिल में, वो आ चुका होता है। मतलब बुरे से बुरे वक्त भी देखा रहेगा कंपनी ने, और अच्छा से अच्छा वक्त भी देखा रहेगा कंपनी ने। सो वो अकाउंट करने के लिए 10 साल हमने लेना चाहिए, राइट। सो ये पुराना, थोड़ा 200 पुराना हो गया है, अभी अभी कुछ 300 कंपनीज है इसमें, राइट। इससे सबसे मेन बात क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का, आपका पैसा नहीं बना चलेगा, लेकिन आपने पैसा लूज नहीं करना चाहिए। और इसका मैं बहुत ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है पैसा लूज करने की, अगर आपने हाई आरओई कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो। सो टेक अवे यही है, आरओई मोर देन 10% पिछले 10 साल का। दूसरा क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अभी समझना दोस्तों, राइट, वही एग्जांपल लेंगे चाय वाले का, 100 रुपए चाहिए थे, राइट, 100 रुपए चाहिए थे, और खुद ने उसने कितना डाला, 55 रुपीज डाले। अभी इक्विटी में क्या किया उसने, कि वो बोल रहा है कि मैं शेयर मेरे पास ज्यादा रखना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया, सिर्फ 20 रुपए क्या किए, आईपीओ से उठाए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, राइट। और बाकी के पैसे कितने बचे फिर, 25 रुपीज। तो 25 रुपीज का क्या किया उसने, बॉन्ड्स जारी किए। बॉन्ड्स मतलब क्या, एक गवर बॉन्ड लिया, बॉन्ड पेपर लिया, उस पर लिख के दिया
कि मैं 25 रुपये आपसे ले रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इस पे 7% ब्याज जो है वो दूंगा, और 10 साल बाद आपको मैं हर साल आपको 7% ब्याज दूंगा, और 10 साल बाद आपकी मुद्दल भी आपको रिटर्न कर दूंगा। इसे बोला जाता है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अभी मुझे बताओ टोटल इक्विटी कितना हो गया, तो सिर्फ ये उसका सेल्फ का इक्विटी 55 रुपीज, और बाकी का जो पब्लिक इक्विटी है 20 रुपीज। सो टोटल इक्विटी हो गया केवल 75, बरोबर। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है टोटल दोस्तों, देखो 55, 20, 25। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 100 ओनली, इक्विटी इज 75, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 100। अब मुझे बताओ, वही एग्जांपल है, वही कंपनी है, वही दुकान है, राइट। दिन में कितना कमा रहा था, 120 रुपया कमा रहा था, राइट। उसमें से उसका खर्चा पानी निकाल के कितना बच रहा था, 20 रुपया। अब मुझे बताओ आरओई कितना बन रहा है, इसको रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बन रहा है। सो रिटर्न निकाला 20, इन्वेस्ट इक्विटी में कितना है 75, 75 इक्विटी है ना। सो ये कितना हो जाएगा, अबाउट 30%, राइट, मोर और लेस। तो समझो दोस्तों, जैसे जैसे आपका इक्विटी कम होगा, आपका इक्विटी का वैल्यू कम होगा, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, राइट। और आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितना रहेगा, टोटल प्रॉफिट है 20, कैपिटल एम्प्लॉयड है 100, सो दैट इज 20%। समझ में आया दोस्तों। सो ये बेसिक टर्म्स है, आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगेन इसमें क्या करना है, हमें एवरेज लेना है। कितने साल का एवरेज लेना है, सो 5 साल का छोड़ के हम 10 साल का लेंगे। 10 साल का लेने से क्या होता है दोस्तों, एक सिक्योरिटी बढ़ जाता है, हमारा एक कॉन्फिडेंस ऑन द कंपनी इंक्रीज हो जाता है। तो हमेशा कितना रहना चाहिए, मोर देन 20%। अभी मैं दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करूं, आरओसी और आरओई, 10 साल का एवरेज 20% से ज्यादा, ऐसी कंपनियां केवल 165, ओनली 165, राइट। सो आगे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है। नेक्स्ट वन इज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट मतलब उसने उधारी कितना लिया है, राइट। हमारे एग्जांपल में उसने उधारी कितना लिया था, हमारे एग्जांपल में उधारी कितना लिया था, 25 रुपीज का उधारी लिया था, और उसका इक्विटी कितना था, 75 रुपीज, बरोबर ना। दिस वॉज डेट, दिस वॉज डेट, एंड दिस वॉज इक्विटी। सो दिस डेट टू इक्विटी बिकम्स 0.33, बरोबर। मतलब अगर कंपनी को डिसॉल्व करने की बात आई, कंपनी को डिसॉल्व करने की बात आई, तो क्या होगा, इक्विटी से डिसॉल्व करके पैसा दिया जाएगा डेट वालों को। जो बॉन्ड भर के दिया है ना, उसको पहले पैसा देना है, राइट। शेयर होल्डर का प्रेफरेंस 2 नंबर पे आता है, अगर सपोज कंपनी डूबने पे आया है और हमको पैसा बांटना है लोगों का, तो किन लोगों ने पैसा दिया था, शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया था आईपीओ में, और दूसरा बॉन्ड बॉन्ड होल्डर्स ने दिया था, राइट। सो अगर कंपनी डूब गया है और पैसा बांटने पे आया, तो सबसे पहले बॉन्ड को पैसा दिया जाएगा, बॉन्ड होल्डर्स को पैसा पहले दिया जाएगा, और 2 नंबर पे फिर शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, राइट। सो अगर ऐसा ना हो कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी डूबने पे आ गया है, तो इक्विटी को बेच के डेट को पहले दिया जाएगा, राइट। तो ये कितना होना चाहिए, सपोज आपके पास एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपके पास उधारी के 100 रुपए है, और आपके पास एफडी में 100 रुपए है, राइट। सो अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करोगे आप, एफडी डिसॉल्व करोगे और पैसा दे दोगे, उधारी की जो भी पैसे रहेंगे वो दे देंगे। सो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 1, मतलब आप लिक्विड हो। लिक्विड मतलब सोल्यूबल हो, आप किसी का एसेट फ्रीज नहीं करोगे, किसी का पैसा लेके आप जमा नहीं करने वाले हो, राइट। सो कंपनियों में क्या होना चाहिए, डेट वो लेती रहती है, बड़े से बड़ी कंपनी, छोटे से छोटी कंपनी डेट लेती रहती है, लेकिन वो डेट मैनेजेबल होनी चाहिए, राइट। सो हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, राइट, शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, राइट। मतलब कुछ भी हो जाए, कंपनी फ्रीज नहीं होंगी, लॉक नहीं होंगी, लिक्विड रहेंगी, राइट। सो ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हमारी फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक्स है, राइट। वो सबका बिजनेस ही ये है, वो किसी और से उधार लेते हैं और किसी तीसरे को उधार देते हैं, दोनों के बीच का इंटरेस्ट वो लेते हैं। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल शेयर्स, हमेशा याद रखना। तो अभी अगर हम तीनों क्राइटेरिया को कंबाइन करें, सो आउट ऑफ 7,000 ओनली 145 कंपनीज फुलफिल दिस क्राइटेरिया। आगे क्या है, प्लेज्ड परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ प्रमोटर, जो मैंने पहले बताया था। प्रोमोटर होता है किसी कंपनी का, कंपनी पब्लिक है, लेकिन उस कंपनी का एक प्रोमोटर होता है,
अगर 50% से ज़्यादा है तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रमोटर बन जाता है। अगर 50% से कम है तो सेबी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबका मीटिंग करा के किसी को प्रमोटर बनाती है, राइट? सो शेयर ये आपका जैसा आप घर गिरवी रख सकते हैं, वैसे शेयर भी गिरवी रख सकते हैं। तो प्रमोटर लोग क्या करते हैं, अपना शेयर क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं और उस पे कोलैटरल उठाते हैं, राइट? सो अगर कोई किसी प्रमोटर को अच्छा प्रमोटर पैसा कहाँ से बना सकता है, मनी कहाँ से रेज़ कर सकता है, तो बैंक से लोन ले सकता है, राइट? और वो उसके शेयर क्या करेगा, गिरवी रखेगा, गिरवी भी रख सकता है, राइट? तो गिरवी कब रखेगा दोस्तों वो? आप भी सोचो आपका घर पे सोना हो या फिर आपका घर हो, आपका एसेट हो, आप गिरवी कब रखोगे? जब आपकी कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, राइट? नहीं तो फिर आप बैंक से तो लोन ले ही सकते हो ना, लेकिन वो ना लेते हुए अगर वो गिरवी रखने जा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो उसमें भी क्या है, चलो ठीक है कभी ले लिया, लेकिन कभी भी ये जो शेयर्स है ये 50% से ज़्यादा उसने गिरवी नहीं रखना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा गिरवी रख दी है और कल के दिन कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गया, तो क्या होगा, जो बैंक है वो आपके शेयर बेच सकती है। राइट? सो अगेन आपका जो कंपनी का जिस कंपनी का आपने शेयर लिया है वो गड़बड़ में जा सकता है, राइट? सो हमेशा वो लेस देन 10% होना चाहिए, राइट? प्लेस्ड परसेंटेज शुड बी लेस देन 10%, मतलब मैनेजेबल होना चाहिए, राइट? प्रमोटर का जो स्टेक है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा ना, वो एक खुद की कंपनी बोल के उसमें काम करेगा, राइट? या तो फिर अगर प्रमोटर का स्टेक 50% से कम है, वो क्या बोलेगा, मेरी कंपनी तो है नहीं, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, क्या मैंने थोड़ी ठेका लेके रखा है, ऐसा बोला जाता है ना, वो बात होगी। सो जो प्लेज परसेंटेज है प्रमोटर का वो 10% से कम होना चाहिए। अगर वो ज्यादा प्लेजिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कंपनी में कुछ तो गड़बड़ आ चुकी है, यू शुड बी केयरफुल विद दैट, राइट? बाद में क्या होता है, प्रमोटर खुद के शेयर अगर बेच रहा है, राइट? अगर सपोज उसका कंपनी अच्छा है तो वो शेयर बेचेगा क्यों, राइट? मतलब वो कहीं से तो शेयर बेच के पैसा लेगा, राइट? वो पैसा कहीं तो और इन्वेस्ट करेगा। हम सब क्या चाहते हैं कि हमारा पैसा हर जगह पर ऑप्टिमली यूज हो, राइट? सो अगर वो खुद के शेयर बेच रहा है मतलब उसको खुद की कंपनी में क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट? हाँ, अनटिल अनलेस उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे कंपनी का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं भी थोड़ा प्रॉफिट कमा लूं, राइट? बुल मार्केट में बहुत ज्यादा चढ़ गया है, सो वो बात अलग है। लेकिन ये एक एक टाइप का रेड सिग्नल है कि आपको अगर प्रमोटर सेल कर रहा है तो आपको निकल जाना है। तो आपको कैसा पता चलेगा प्रमोटर सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो हर क्वार्टरली रिजल्ट में प्रमोटर को बताना पड़ता है कि उसके पास पहले कितने शेयर थे, अभी कितने शेयर है, अगर बीच में बेचा है तो क्यों बेचा है, राइट? सेबी के नए नए रूल्स आ रहे हैं, उनको डे टू डे जैसा ट्रेड लेंगे वैसा उनको बताना है। एक पर्टिकुलर अमाउंट के पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर अगर वो शेयर बेच रहे हैं तो उनको सेबी को बताना है। प्रमोटर बाइंग, राइट? अगर प्रमोटर बाय कर रहा है तो इट इज जनरली कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, राइट? सो यहाँ पर हमको पता चलेगा। अभी कुछ लोग ऐसा भी स्केप्टिकल होकर बोलेंगे, अरे अगर प्रमोटर बाय कर रहा है तो ये पॉजिटिव न्यूज है, हम सबको पता है, उससे क्या होगा, शेयर चढ़ना चाहिए, राइट? सो कुछ लोग सोचेंगे कि प्रमोटर ने यहाँ पर भी चालू करी किया होगा खुद के शेयर का भाव बढ़ाने के लिए, तो वहां पर भी हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन जनरली जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर प्रमोटर बाय कर रहा है सो दैट इज अ बिग यस फॉर अस टू बाय, राइट? फिर बाद में सेल्स प्रॉफिट एंड अर्निंग ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ मतलब क्या है कि पिछले साल आपने पिछले दिन आपने 100 चाय बेची और आज के दिन आपने 110 चाय बेची, राइट? यस्टरडे यू सोल्ड 100 टीज, टुडे यू सोल्ड 110 टीज। सो आपका इंक्रीज कितना हो गया, 10% का सेल इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ, राइट? अभी सेल इंक्रीज हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रॉफिट ग्रोथ होगा, राइट? आपका सेल इससे भी बढ़ सकता है क्योंकि आपने कम भाव में बेचा है, राइट? कल आप 10 रुपए कप के हिसाब से बेच रहे थे, आज आपने 8 रुपए हिसाब से बेचा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। सो आपका सेल्स भी बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। आपका प्रॉफिट मार्जिन कम ना होते हुए आपका सेल बढ़ना चाहिए। और उसके बाद आता है अर्निंग्स ग्रोथ, सब काट पीट के जो भी आपका बचा वो। सो कंपनी ने हमेशा ये ट्रेंड पॉजिटिव रखना चाहिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहना चाहिए, सेल्स प्रॉफिट एंड अर्निंग। कभी कभी कोविड आ गया या फिर डिमोनेटाइजेशन हो गया या फिर जीएसटी आ गया, सो उस वजह से सेल्स प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ में कम ज्यादा हो सकता है, उतना हमको एरर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें कम से कम पिछले 10 साल का तो भी ये ग्राफ देखना चाहिए, राइट? अगेन यहाँ पर 3 साल का लिखा था क्योंकि वो अलग टाइम था, लेकिन आज की डेट में या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से
गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म, हमें कम से कम 10 साल का हिस्ट्री जरूर देखना चाहिए, राइट। सो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड अर्निंग ग्रोथ शुड बी पॉजिटिव, राइट, और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, राइट। बहुत ही मिसकंसेप्चुलाइज टर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी तक हमने जो देखा ना दोस्तों वो फंडामेंटल टर्म्स थे। अभी हम देख रहे हैं वैल्यूएशन, किसी भी शेयर का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, मतलब वो सस्ता है या महंगा है। उसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस मतलब क्या, जो मार्केट में आज प्राइस चल रहा है, राइट, शेयर का प्राइस, और डिवाइडेड बाय अर्निंग, वो एक शेयर पे कितना अर्न कर रहा है, राइट। सो ये एक टर्म है प्राइस टू अर्निंग। सपोज अ शेयर अर्न्स 10 rupees per share, it's known as EPS, अर्निंग पर शेयर, बट इट इज ट्रेडिंग एट 80 rupees, मतलब क्या प्राइस हो गया 80 रुपए, और एक शेयर कितना कमा के देता है 10 रुपए। सो प्राइस, तो पी कितना हो गया दोस्तों, 8 का पी मल्टीपल हो गया, right? So in simple language, P shows that in how many year the price of stock will earn its value if the earning remains constant, right? So दोस्तों जिस तरह से टाइम बदल रहा है उस तरह से P को देखने का भी नजरिया बदल रहा है। जितना ज्यादा PE, दोस्तों समझना, जितना ज्यादा PE उतना ज्यादा महंगा शेयर, ऐसा पहले माना जाता था, राइट। और जितना कम PE उतना वो सस्ता शेयर। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है दोस्तों, मुझे बताओ, कोई भी क्वालिटी चीज है, इफ देर इज सम क्वालिटी, आप खुद भी कुछ ना कुछ बाय करते होंगे जिंदगी में, क्वालिटी चीज हमेशा महंगी ही रहने वाली है, राइट। दूसरी बात, शेयर मार्केट हमेशा फ्यूचर देखता है, राइट, वो प्रेजेंट और पास्ट नहीं देखता है, वो फ्यूचर देखता है। जो कंपनी आगे भी अच्छी रहने वाली है तो वो आगे भी क्या रहने वाली है, महंगी रहने वाली है। तो क्वालिटी और फ्यूचर देखने की वजह से कंपनियों का पी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मैं फॉर एग्जांपल एक नाम लेता हूँ, एशियन पेंट, राइट। इसका पी था 80, ये वीडियो बनाने के पहले 80 पी, राइट। एक कंपनी है अपनी IRCTC, इसका पी 300 तक पहुंच गया था। सो IRCTC एक PSU कंपनी है, कहीं से कहीं तक, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें वो क्वालिटी है प्रॉफिट कमा के देने की। क्यों? क्योंकि वो PSU है। PSU मतलब उसका मालिक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता। सो ये 300 का पी अनजस्टिफाइड था, इसकी वजह से वो स्टॉक गिर रहा है, राइट। सो एक एक हमें, मैं ये तो नहीं बोलूंगा सिर्फ पी देख के खरीद लो, लेकिन ज्यादा पी है इसकी वजह से हम छोड़ दे उसको, ये भी मत करो। जो क्वालिटी कंपनी है वो हमेशा महंगा ही रहने वाला है, राइट। सो हमेशा जब भी हमें देखना है वो हमें उसका रिलेटिव पी देखना है कि पिछले 5 साल में उसका पी कहाँ से कौन से रेंज में रहा था। सो एक शेयर था, ITC है, मतलब मिनिमम पी उसका 23 था, मैक्सिमम 40 था, और जिस डेट पे देखा हमने स्क्रीनशॉट लिया उस दिन उसका मीडियन पी 30 था, मतलब ऑलमोस्ट वो फेयरली वैल्यूड था। ये हमें कहाँ पर मिलेगा, तो वैल्यू रिसर्च करके एक वेबसाइट है, वहां पर आप जाके देखिए, आपको ये मिल जाता है। मेरा एक कहना है कि जो लो पी खरीदते हैं वो हमेशा पैसा डुबाएंगे। क्यों लो पी क्यों है? अगर कोई चीज सस्ती है तो वो सस्ती रहने के पीछे कुछ तो कारण है दोस्तों, हमेशा याद रखना। वो सस्ती, आपको लगता है अरे 5 का पी है, 8 का पी है, मैं खरीद लूं, सो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो मार्केट में सबको सब कुछ पता होता है। अगर सबको सब कुछ पता है, मैक्सिमम टाइम पे 99% ऑफ द टाइम मार्केट में सबको सब कुछ पता होता है। अगर वो लो पी पे चल रहा है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन है, तो आपको मालूम नहीं है और आप उसमें ट्रैप हो जाते हो, राइट। सो जनरली मेरा ये कहना है कि जो निफ्टी का पी है उसके आसपास के अगर कंपनी का पी है तो आप आराम से कंफर्टेबली खरीद सकते हो, राइट। अगेन इस ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, आपके नॉलेज पे, आपके एनालिसिस पे। लेकिन पी पे इतना ही बता पाऊंगा कि लो पी तो आपको अवॉइड करना ही है। हाई पी क्वालिटी कंपनी है तो आप ले सकते हो, राइट। दूसरा आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये समझना दोस्तों बहुत ही सिंपल है। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, अगर मैं आज कंपनी को बेच दूं तो मेरे पास जो एसेट्स है, राइट, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर प्राइस मार्केट में जो भी हो सकता है, जो एसेट्स है मतलब लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी है, राइट, जो फिजिकल एसेट्स है, या फिर मेरे पास कुछ पेटेंट्स होंगे, वो सब बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। सपोज ये सब बेच के मुझे मिल रहा है 400 रुपए, राइट।
और शेयर मार्केट में मेरी प्राइस चल रही है 100 रुपए, राइट? सो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 दैट इज 0.25, राइट? अगर शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है 800, तो प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाएगा 2, राइट? सो प्राइस टू बुक वैल्यू ये मेट्रिक भी किसी जमाने में काम करता था। किसी जमाने में मतलब समझ लो 1950-1960 में। तब क्या होता था कि प्रोमोटर के पास बिल्डिंग होती थी, एसेट होते थे, वो खुद के बिल्डिंग में खुद के प्रोडक्ट बना के बेचता था। सो इन इन दैट एरा वो टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू जो हमारा है मेट्रिक, वो बहुत काम करता था, राइट? फिर उसके बाद दूसरा एरा आया। दूसरा एरा क्या आया कि मैं सिर्फ मेरा प्रोडक्ट मार्केटिंग करूंगा, मैं खुद नहीं बनाऊंगा। मैं दूसरे वाले को मेरा कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, वो बना के मुझे दे देगा, फिर मैं मेरे प्रोडक्ट को मेरा लेबल लगा के बेचूंगा। तब क्या, तब प्राइस टू अगर तब तो बुक वैल्यू आएंगी नहीं क्योंकि मेरे पास फैक्ट्रीज नहीं है, राइट? तो उस टाइम पे बुक वैल्यू ये कंसेप्ट नहीं रहा। उस टाइम पे क्या लाना पड़ा फिर लोगों को? पी लाना पड़ा, प्राइस टू अर्निंग, मतलब कमा कितना रहा है, राइट? पीई की बात कब की बात है? 1980 से 2000 तक की ये बात है, जब लोग क्या करते थे, सब कॉन्ट्रैक्ट देते थे, खुद नहीं बनाते थे, राइट? फिर पीबी चला गया, पीई भी दोस्तों अभी चला गया है। सो आज की डेट में हमें क्या देखना है? आज की डेट में हमें देखना है उसके पास टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल एशियन पेंट के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना जबरदस्त उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के हर एक तहसील में किस शॉप पे कौन सा पेंट की डिमांड कब आने वाली है, ये उनका सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। उसकी वजह से वो शेयर चलता है, वो उनका एसेट है, राइट? दूसरा एक आपको एग्जांपल दूंगा बजाज फाइनेंस का, राइट? आप सबको कॉल आते होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आपका ये है, आपका वो है, हम आपको लोन देने के लिए तैयार है। सो ये आपको ही कॉल क्यों कर रहा है? ये सबको कॉल नहीं करता है। इसके पास पूरा डेटा है, सीए का डेटा है, डॉक्टर का डेटा है, इंजीनियर का डेटा है, आपका जो प्रोफाइल है, स्पेंडिंग प्रोफाइल, वो सब प्रोफाइल है। वो सब देख के उनका कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, भैया इस बंदे को कैलकुलेट करो, इस बंदे को कॉन्टेक्ट करो। सो बजाज फाइनेंस का जो रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे, राइट? सो ये टेक्नोलॉजी पे जब चलेगा तो वहां पर पी भी आप लगा नहीं सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? उसका अलग ही मेट्रिक लगाना पड़ेगा। ये भी लोग अभी सब सोच रहे हैं, जैसा अमेरिका में चल रहा है एप्पल, फेसबुक, गूगल, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इन पे आप पी लगा ही नहीं सकते हो। उससे आप उनका वैल्यूएशन लगा ही नहीं सकते हो। तो हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, राइट? सो एक और अगला है पीईजी, पी बाय ग्रोथ रेट। अगर पी ज्यादा है लेकिन उससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। सो उस कंडीशन में लोग पी को जस्टिफाई करते हैं। सपोज अगर किसी का पी 100 है लेकिन उसका ग्रोथ रेट 200 है, राइट? सिर्फ पी देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि भैया महंगा है, लेकिन अगर ग्रोथ रेट इतना है तो इसका पी ये जस्टिफाइड हो जाता है, राइट? सो पीजी शुड बी लेस देन 0.5। ये एक बेसिक थंब रूल है दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप भी इसको फॉलो करें, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि पीईजी क्या है, राइट? खरीदते टाइम और बेचते टाइम। आगे देखेंगे डिविडेंड यील्ड। कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में देती है। इंडिया में जनरली एक्सेप्टेड वैल्यू है 0.5 टू 2%। जो पीएसयू कंपनीज है उसमें ये डिविडेंड यील्ड 5 से 7% तक जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करती है कि आप हमको डिविडेंड ज्यादा दो, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो शेयर होल्डर, तो उनको चाहिए रहता है पैसा। सो वो उनको प्रेशराइज करके ज्यादा डिविडेंड यील्ड निकालती है। पुराने जमाने में डिविडेंड यील्ड को ही रियल इनकम माना जाता है शेयर से, राइट? सो कुछ लोग इतने कम भाव पे खरीद लेते हैं शेयर्स को कि आगे जाके उनका डिविडेंड यील्ड ही बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? सपोज आज का शेयर का भाव है 100 रुपया और उसने मुझे डिविडेंड दिया 1 रुपया। सो ये डिविडेंड यील्ड हो गया 1%, बरोबर? अभी कंपनी का पॉलिसी कि हमें 1% ये शेयर का डिविडेंड देना है। अभी वो शेयर हो गया है सपोज 1000 रुपए का, 10 गुना हो गया, राइट? अभी 10,000 का 1% मतलब 10 रुपया आपको डिविडेंड के थ्रू मिलेगा, लेकिन आपका बाइंग प्राइस कितना था? 100 रुपया। 100 रुपए के लिए 10 रुपया मतलब आपको डिविडेंड मिल रहा है 10% आपके लिए, है ना? क्योंकि आपने सस्ते में खरीदा था। तो ऐसे कंपनी चूज करो कि जो डिविडेंड डील आपको दे रही है। जो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, ये समझ लो कि उसके पास पैसा नहीं है आपके साथ प्रॉफिट शेयर करने का। उस कंपनी से दूर हो जाओ, राइट? ये नेगेटिव माना जाता है। डिविडेंड देना है तो कुछ कंपनियां फिर क्या करती है, दिमाग लगाती है, ये आप सबको मालूम है, तो क्या करें, लोन लेके आपको डिविडेंड देंगी। तो हमको डेट बाय इक्विटी वहां पर ये चेक हो जाता है।
डेट बाय इक्विटी कम रहने के कारण क्या होगा, हमको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी ने उधार नहीं लिया है, उधार लेके हमें लोन नहीं दिया है, राइट? सो कंपनीज जो बढ़ने वाली है उनको खरीदो, जो आगे आपका डिविडेंड बढ़ा के देती है, उसको बोला जाता है डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, राइट? टैक्स रेट, अगर आपके पास इनकम है, आपके पास प्रॉफिट है, तो तभी तो आप टैक्स दोगे ना। अगर कोई कंपनी टैक्स नहीं दे रही मतलब उसके पास प्रॉफिट नहीं है, राइट? आज इंडिया में जनरल टैक्स रेट इज 25%। इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि रिलैक्सेशन नहीं, आपको 25% देना ही है। पहले कारपोरेट इंटरेस्ट रेट था 33% और लोग उस पर बहुत सारे रिलैक्सेशन लगा के उसको 22 तक लेके आते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, चलो हम आपको कोई रियायत नहीं देंगे, आप सिर्फ 25% फ्लैट दे दो, राइट? सो जो कंपनी टैक्स भर रही है उसके पास इनकम है तभी वो टैक्स भर रही है। सो टैक्स भरना कंपनी का ये अच्छी बात है, ये जरूर चेक करना चाहिए, राइट? ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिपोर्ट में आपको इजीली मिल जाएंगे, राइट? फिर बाद में कुछ कंपनी मर्ज होती है, जैसे पीएसयू बैंक्स मर्ज हो गए। सो अगर वो प्राइवेट बैंक होती तो हम उसे पॉजिटिव माना जाता। इवन फॉर पीएसयू दैट इज पॉजिटिव। सो मर्जर्स आर पॉजिटिव प्रोवाइडेड कि आपकी जो पेरेंट कंपनी उसको फायदा होना चाहिए। डीमर्जर, कभी कभी क्या होता है, कंपनियों से कंपनियां निकल जाती, मतलब सिंटेक्स टेक्सटाइल अलग बन गई और सिंटेक्स प्लास्टिक अलग बन गया, राइट? सो इसे बोला जाता है डीमर्जर। सो कभी कभी क्या होता है, जैसा आईटीसी का बिजनेस है, आईटीसी के बिजनेस में सिगरेट बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसका होटल बिजनेस अच्छा नहीं है। तो सपोज आईटीसी ने कभी डिसाइड किया कि मैं सिगरेट को अलग करूंगी, होटल को अलग करूंगी। सो सिगरेट की जो कंपनी बनेगी आईटीसी में वो बहुत ही ज्यादा चढ़ जाएंगी, और जो होटल वाली कंपनी है वो कम हो जाएंगी। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, डीमर्जर के पहले ही आईटीसी का शेयर खरीदना है, क्योंकि आईटीसी का जो सिगरेट का बिजनेस बढ़ेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, राइट? सो दिस इज नोन एज अनलॉकिंग ऑफ एसेट्स, राइट? सो हमें क्या करना है, इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हाई आरओई हाई आरओसी कंपनी लेना है जिसका पीईजी लो हो, राइट? लो पीई पे आपको अच्छी चीज मिलेगी नहीं, इतना गारंटी पकड़ लो आज के डेट में, राइट? हाई पीई कंपनी क्वालिटी हो सकती है, राइट? सो अभी हम कुछ ऑनलाइन जाके देखते हैं, आपके लिए एक स्क्रीन बना के रखा था मैंने। सो हमने क्या देखा, हम अभी ऑनलाइन आ चुके हैं। अभी हम ऑनलाइन आते हैं फिर से, राइट? सो हियर वी आर ऑनलाइन। अभी हम यहाँ पर देखो, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का, ये एक साइट है screener.in, वहां पर मैंने क्या किया है, 20 से ज्यादा चाहिए। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज्यादा चाहिए। डेट टू इक्विटी कितना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। मार्केट कैप मतलब टोटल कंपनी अगर मैं खरीदने जाऊँ आज की डेट में शेयर बाजार में, तो वो उसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कितना रहना चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा रहना चाहिए। 100 करोड़ के नीचे कंपनियां बहुत छोटी हो जाती है, उसमें बहुत सारे गड़बड़ काम चलते हैं, राइट? और सेल्स ग्रोथ 10 साल का मीडियन 10% से ज्यादा चाहिए। तो ये मैंने कुछ क्राइटेरिया लगाए, राइट? तो टोटल 7,000 कंपनियों में से स्क्रीनर ने मुझे कितने निकाल के दी कंपनीज, ओनली ओनली 65, ओनली 65 कंपनीज ऐसी है जो मेरे ये क्राइटेरिया को मीट करती है, राइट? अभी मैंने जो डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है दोस्तों, वो मार्केट कैप ऑर्डर में लिया है, मतलब जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा वो एक नंबर पे है, राइट? राइट? तो अभी मेरा क्या सजेशन है, सजेशन ही बोलूंगा मैं, रिकमेंडेशन नहीं बोलूंगा। आप कभी इसको आप कभी इसको चला के देखना, चला के मतलब इसको कभी आप बैक वेरीफाई करके देखना, आपको पता चलेगा कि सपोज ये टीसीएस है। सो टीसीएस को आप देखोगे, टीसीएस को आप देखोगे तो टीसीएस का पी कितना चल रहा है, देखो दोस्तों, आज अभी चल रहा है 35, राइट? उसका बुक वैल्यू कितना है, 262, राइट? सो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं बनाने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो मोर देन 15 के आसपास हो जाएगा। मार्केट कैप कितना है, तो 12 लाख करोड़, राइट? डिविडेंड कितना है, तो 1.9%, फेस वैल्यू ₹1, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 40, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48, बहुत ही बढ़िया, कोई चिंता ही नहीं। प्रोमोटर कितना है, 72 है प्रोमोटर के पास। प्रोमोटर ने प्लेज कितना दिया है, 0.47, बहुत ही कम है, राइट? प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, और डिविडेंड पे आउट अभी इसके बारे में बाद में बताएंगे। अच्छा, पीई देखना दोस्तों, यहाँ पर 3.88, मतलब पीई इसका ज्यादा है, लेकिन अगर ये फ्यूचर में कमाने वाली है, यहाँ से ज्यादा ही कमाने होते, इसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है। अभी देखो अगर मैं इसको मैक्सिमम करूं, तो देखो इस प्रकार से ये चला है कंपनी, राइट? अगर मैं इसके रिटर्न्स वगैरह कैलकुलेट करूं
तो अलग ही होगा। ये कंपनी के कुछ प्रोज है, कंपनी के पास डेट फ्री है, आरओई अच्छा है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 13.31 टाइम्स द बुक वैल्यू, लेकिन टीसीएस का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो हमें टीसीएस का कोई ये भी नहीं है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपको पीयर ग्रुप के साथ कंपैरिजन मिल जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल्स देखिए, सेल्स भी हमेशा पॉजिटिव में, ग्रोथ में है। कमी कहाँ पर आई थी, जून जो 20 में आई थी, कोरोना वाला टाइम लग रहा है, राइट? हाँ, कोरोना वाला टाइम, राइट? अगेन एनुअल रिपोर्ट्स का सेल्स देखिए, सो एवरी ईयर पॉजिटिव नंबर दिया है, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं दिया है, तो ग्रोथ अच्छा है। अभी ये देखिए स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 10 साल में हर साल 20% दिया है, 5 साल में 27%, 3 साल में 22, 1 साल में 31, राइट? सो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म हिस्ट्री भी देखूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगेन 10 साल का सेल्स ग्रोथ 16%, 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 14%, दैट इज वेरी गुड नंबर। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन वेरी गुड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट? सो हम क्या करना है, हमें ये जो क्वेरी मैंने जो बनाया था, ये हमें रन करना है एनुअली, साल में एक बार आप रन कर लो, और जो भी टॉप की ये 15 कंपनियां दिख रही है, वो आप उसे बाय कर सकते हो। करके देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसके हिस्ट्री में जाके देखिए। अभी मैं इन्फोसिस के हिस्ट्री में जाके देखता हूँ, मैक्सिमम अगेन 10 साल आप अगर होल्ड करोगे तो ऊपर ही जा रहा है। अगेन मैं 15th नंबर पे जाता हूँ, टाटा एलेक्सी, तो क्या मिला मुझे, अगेन मैक्सिमम शेयर प्राइस देखता हूँ, इसका मैक्सिमम ट्रेंड देखता हूँ हिस्ट्री का, आपको बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, राइट? सो आप बोलोगे ये तो पास्ट वाला डेटा हो गया, राइट? यू विल से दिस वाज पास्ट डेटा, फ्यूचर में क्या है? सो दोस्तों, फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, राइट? फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम विद द पास्ट वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, राइट? ये हमें सिर्फ एक हमारा बेसिक फ्रेमवर्क देता है कि हमें इस तरह से आगे सोचना है। अगर वो 15 कंपनियों में कोई कंपनी का बैड न्यूज है, सपोज नेस्ले का बैड न्यूज आया था कि मैगी में सोडियम ज्यादा है, तो वो शेयर 2500 पे चला गया था। आज वही शेयर बाउंस बैक होकर 18,000 पे गया, क्योंकि क्वालिटी कंपनी जो है वो क्वालिटी हमेशा रहने वाली है। सो ये एक बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें, कि फंडामेंटल टर्म्स आप देखिए, फंडामेंटल टर्म्स देने से आपको क्या होगा कि आप पैसा लूज नहीं करोगे, राइट? और वैल्यूएशन आपको इसके लिए बताया, वैल्यूएशन के मैट्रिक्स तो देखिए बदल रहा है, हर कोई यहाँ पर सीख रहा है, और आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूंगा। लेकिन जो हमने एक बेसिक क्राइटेरिया बनाया है स्क्रीनर में, आप उसको फॉलो करके देखिए, वो जो 15 कंपनी उनकी हिस्ट्री निकाल के देखिए, क्या रिटर्न आता है क्या नहीं आता है। आपको अगर अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आया, आपको कुछ हेल्प हुआ है, तो ये जरूर आप आपके पीयर को जरूर बताना, आपके कलीग्स को जरूर बताना जिसको इस हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।